लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन ट्राई किया था। इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया था हमने क्वेश्चन को। और एक और हमने एक क्वेश्चन और दिया था आपको। अभी ट्राई करते हैं उस क्वेश्चन को। लास्ट क्लास में क्वेश्चन था फाइंड द फेज एंगल बिटवीन I1 एंड I2 चेक करना था, और ये क्लियर करना था डज I1 लीड और लैग I2। तो हमने फाइनली I2 की रेस्पेक्ट में हमें बताना है कि I1 की पोजीशन क्या है। तो हमने सबसे पहले आपको एक एक्सिस बताया था। ये एक्सिस ये बताया था कि दिस इज अ cos ओमेगा टी एक्सिस, दिस वन इज अ माइनस ऑफ cos ओमेगा टी एक्सिस, दिस इज अ sin ओमेगा टी एक्सिस। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं दिस इज अ माइनस ऑफ sin ओमेगा टी एक्सिस। सपोज आपको ये प्लॉट करना है sin ओमेगा टी माइनस ऑफ sin 377t वेयर ओमेगा इज 377। ठीक है, माइनस ऑफ 4 sin 377t प्लस 50 डिग्री। इसको प्लॉट करना है तो आप क्या करेंगे, माइनस साइन का एक्सेस ये है, 50 डिग्री प्लस एंगल है तो क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने क्या किया, एक ये लाइन प्लॉट करी, दिस इज वन फॉर I1। ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाएगा 55 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज डिग्री में हमने क्या किया, 50 डिग्री मूवमेंट कर लिया एंड दिस एम्पलीट्यूड इज 4। ठीक है, इस टाइप से हमने I1 को प्लॉट किया था। नेक्स्ट हम सपोज I2 को अगर प्लॉट करें, दिस 5 इसका मैग्नीट्यूड है और फ्रिक्वेंसी सेम है, तो इसलिए सेम पैटर्न पे हम प्लॉट कर रहे हैं। तो -65 डिग्री cos ओमेगा टी में -65 डिग्री मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 65 डिग्री, तो समथिंग कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सपोज ये पॉइंट है आपका I2। ठीक है, और ये एंगल गिवन है 65 डिग्री। ठीक, अब आपको कैलकुलेट करना था डज I1 लीड और लैग I2। बेसिकली I2 की रेस्पेक्ट में I1 की पोजीशन चेक करनी है, तो हम I1 को भी cos की टर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि I2 क्या है, cos की टर्म में है। तो I1 को अगर cos की टर्म में आप लिखेंगे यहाँ पर, तो I1 को कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 55। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 4। तो 4 cos 377t फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, प्लस 90 प्लस 55, 90 प्लस 55 मीन्स 145 डिग्री एंगल। तो फाइनली आपने I1 को प्लॉट कर दिया इन टर्म्स ऑफ cos। ठीक है, अब आपको चेक करना है लीड है या लैग है, तो आप डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं कि अगर मैं -65 में 210 ऐड करूंगा, कितना एंगल का ऐड करूंगा, 210 एंगल का ऐड करूंगा, तभी क्या आएगा मेरे पास I1। तो बेसिकली I1 लीड I2 विद 210 एंगल। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा था, I1 लीड I2 विद 210 एंगल। तो फाइन बेसिकली I2 में अगर मैं 210 एंगल ऐड करूंगा तभी मैं I1 पे पॉसिबल है कि I1 को अचीव करूं। तो 210 एंगल में क्या हुआ, I1 लीड I2 विद 210 एंगल। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने I1 और IT की वैल्यू चेंज कर दी थी, वेयर I1 इज 3 sin ω t -43 डिग्री, राइट। और I2 की वैल्यू क्या गिवन थी आपके पास, -4 cos ω t -63 डिग्री। तो अगर मेरे को सेम क्वेश्चन है अभी, I1 लीड और लैग I2, तो बेसिकली फिर से मुझे I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I2 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट हमने करा सेम आपके पास, दिस इज अ cos ओमेगा टी, दिस वन इज अ माइनस cos ओमेगा टी, दिस वन इज अ माइनस ऑफ sin ओमेगा टी एंड दिस वन इज अ sin ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने प्लॉट करे। अब सपोज I1 को प्लॉट करना है, तो आपने देखा I1 इज अ 3 sin ω t -43 डिग्री है, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 43 एंगल जाएंगे। तो आपका इस पॉइंट पर आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप 43 डिग्री मूवमेंट किया, इसका मैग्नीट्यूड है 3 और दिस वन इज I1। तो फाइनली I1 आपको क्लियर हो गया, I1 आपने ड्रॉ कर दिया।
नेक्स्ट सपोज आपको I2 ड्रॉ करना है, तो आइए लिखा है -4 cos⍵t -63 डिग्री। माइनस कोस ओमेगा टी एक्सिस क्या है आपके ये, और माइनस साइन आएंगे, ये यहाँ पर माइनस साइन के बने तो क्या आ जाएगा, सिमिलरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 63 डिग्री मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, तो मैंने इसको क्या लिख दिया आपके पास, दिस इज अ 63 डिग्री और दिस वन इज अ I2, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 4। तो इस टाइप से मैंने प्लॉट कर लिया। अब आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन है डज, क्वेश्चन आपको गिवन है डज I1 लीड और लैग I2। तो बेसिकली I1 की वैल्यू मुझे इन टर्म्स ऑफ I2 कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो I1 क्या है आपके पास साइन की टर्म में है, अगर मुझे इसको कंप्लीट कॉस की टर्म में चेक करना है, अब मेरे पास I2 का मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो अगर मैं माइनस ऑफ कॉस की टर्म में चेक करता हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ, सॉरी, माइनस ऑफ कॉस की टर्म में अगर ये एंगल कितना हुआ बेसिकली 47 डिग्री, बिकॉज टोटल इज 90 डिग्री, 47 प्लस 43 इज 90 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं, तो सेम मैं I1 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है आपका 3, मैग्नीट्यूड क्या था इसका 3, माइनस ऑफ 3 कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ एंगल 47 डिग्री प्लस 47 डिग्री, ये भी मैं I1 को लिख सकता हूँ। अब बेसिकली मैंने I1 को इन टर्म्स ऑफ I2 के सेम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो अब मेरे को I1 में क्या एंगल मैं ऐड करूं जिससे मेरा I2 अचीव हो जाए, सॉरी I2 में मेरे को क्या एंगल ऐड करना पड़ेगा जिससे मेरा I1 अचीव हो जाए। तो फाइनली आप ये नोटिस करेंगे आपको कितना एंगल ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, सिमिलरली आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, I1 -3 कॉस, अगर मैं लिख दूं ओमेगा टी -63 डिग्री प्लस ऑफ 110 डिग्री, इस टाइप से भी लिख सकता हूँ मैं। ये क्या है आपके पास I2, तो बेसिकली I1 लीड कर रहा है I2 को विद 110 एंगल। I1 देखो आई दिस इज I2 और ऐड क्या कर रहे हैं हम 110, तो I1 लीड I2 विद 110 एंगल 110 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं बाई मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, यहाँ पर किसी को डाउट है? सर ये 110 ऐड किया वो कैसे ऐड किया सर? बेसिकली बेटा हमें I2 की टर्म्स में बताना है कि I2 में मैंने क्या एंगल ऐड करके मेरे को, तो I2 में मेरा क्या है -63, तो मैंने 47 को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया -63 प्लस 110, ठीक है। जैसे अब मैं अगर सपोज इसकी बात कर रहा था तो मैं I1 यहाँ पर मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जैसे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प से ही बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर हम I2 में आपको क्या बोल रहे थे कि I2 में क्या एंगल ऐड करना चाहिए, बेसिकली आपने प्लॉट कर दिया था I1 को, हमने लिख दिया था I1, अभी आपके पास I1 क्या आ गया था, I1 इज -3 कॉस ओमेगा टी -40 प्लस ऑफ 47 डिग्री, ठीक है, यही आ गया था आपके पास। तो सपोज आपको I2 कैलकुलेट, आई टू ये हमने क्या कर रहे थे यहाँ पर लास्ट टाइम में हमने 210 एंगल ऐड कर रहे थे, तभी यहाँ पर आपके पास +41 45 आ रहा था, क्योंकि हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया था कॉस की टर्म में, दिस इज 377t प्लस 45 डिग्री भी लिख सकते थे हम। तो हम अगर इसमें 210 डिग्री एंगल ऐड कर रहे थे तभी हम इसको अचीव कर पा रहे थे। सिमिलरली हमने I2 के यहाँ नोट किया, I2 क्या था आपके पास ये, अगर मैं इसमें 110 एंगल ऐड करूंगा तभी मैं I1 को अचीव करूंगा।
ठीक है, तो I1 का लीड कर रहा है 110 एंगल से, आगे है, उसके बाद प्लस करने के बाद ही मैं I1 को अचीव कर पा रहा हूँ। समझ में आया बेटा? रंजीत, रंजीत यस बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर, आ गया। आ गया ना समझ में? तो आई यस टू सर। में बेसिकली मैंने 110, इस मैंने लास्ट क्वेश्चन की तरह करके दिखा दिया आपको कि हमने 110 जब I2 में ऐड करेंगे तो हम I1 को तब अचीव कर पा रहे हैं। तो बेसिकली I2 कितना पीछे है? 110 डिग्री। इट मीन्स I1 लीड कर रहा है I2 से विथ 110 डिग्री एंगल। नील, क्लियर है कंसेप्ट? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्विच करते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था साइनोसॉइड्स। बेसिकली हमने साइनोसॉइड्स पे क्वेश्चन भी करे थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ड्रॉ करते हैं फेजर। फेजर क्या होता है? बेसिकली फेजर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द साइनोसॉइड्स। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस 30 है। ये मैंने आपको एक साइनोसॉइड्स बताया था कुछ इस टाइप से। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 4, और इसका फेज क्या है? 30 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर। फेजर की डेफिनेशन क्या हो गई? अ फेजर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द साइनोसॉइड्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए सारी फॉर्म। सपोज हम अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म की बात करते हैं, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म के केस में हम जनरली क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं? z इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई। जैसे z इक्वल टू हम लिखते हैं 2 प्लस, आपने देखा होगा कुछ ऐसे लिखा है 2 प्लस 3j, या 5 प्लस 2j, इस टाइप से लिखा था। दिस इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं क्या 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 आपको ऑप्शन है। वेयर j इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। हाँ, 12:30 अराउंड, 12:30। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? नील? यस, यस सर। ओके, तो वेयर j इज अ j इक्वल टू रूट ऑफ -1। j को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? j इज अ रूट ऑफ -1। ये हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म को देख लिया। नेक्स्ट हम पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरली z को हम पोलर फॉर्म, z कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन आल्सो बी रिटन इन अ पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर फॉर्म आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज अ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज अ फेज, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं आगे। नेक्स्ट, अब हम कन्वर्जन भी चेक करेंगे किस टाइप से हम कन्वर्ट करते हैं पोलर टू। बेसिकली आपके पास अब 3 फॉर्म हो गई। एक तो पोलर फॉर्म है आपके पास, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपके पास ये क्लियर है कि पोलर और एक्सपोनेंशियल में 2 वेरिएबल है आपके पास, r एंड फाई, राइट? तो सबसे पहले आपको हमेशा ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है कि क्या करना है। फॉर्मूला क्या होता है? ई रेज़ टू द पावर, कोई जे थीटा लिखा है तो क्या लिखते हैं उसे हम? कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। और सपोज ई रेज़ टू द पावर माइनस जे थीटा है, उसे क्या लिखेंगे हम? कॉस थीटा माइनस ऑफ जे साइन थीटा। ये हर एक सब्जेक्ट में आपका ये जनरली यूज होता है, इवन सिग्नल सिस्टम हो, नेटवर्क हो,
EMFTO सब में आपका ये जनरली फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाई की टर्म्स में प्लस माइनस लिख रखा है, व्हेन डिनोट्स प्लस, प्लस अपर साइन, माइनस माइनस साइन। ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आपके पास अगर मैं r की वैल्यू करूं, क्योंकि आपके पास z को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्लस जे वाई। सपोज मुझे इसको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या वैल्यू चाहिए होगी, एक r की वैल्यू चाहिए होगी और एक फाई की वैल्यू। बेसिकली r की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड फाई की वैल्यू आपके पास टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, बेसिकली इमेजिनरी अपॉन रियल। यहाँ पर लिखेंगे इमेजिनरी कोएफिशिएंट अपॉन रियल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इस टाइप से लिख सकते हैं। और सपोज आपके पास अगर गिवन है, जैसे हम जनरली क्या करते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन प्लॉट करते हैं, दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस, जे वाई लिख सकते हैं। सपोज हम इस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, बाई कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये, हम इस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस टाइप से हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज अ मैग्नीट्यूड, दिस इज डिनोटेड बाय आर एंड दिस वन इज अ फाई। तो और आपको ये क्लियर है, ये आपके पास क्या है, आपके पास दिस इज अ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स पॉइंट है यहाँ तक, इसको एक्स से डिनोट कर सकते हैं। और दिस इज अ, अगर हम इसको यहाँ डिनोट करें, इस टाइप से हम डिनोट करते हैं वाई, दिस इज अ वाई कोऑर्डिनेट। अब सपोज आपके पास अभी हमने क्या किया था, रेक्टेंगुलर फॉर्म नोन है आपके पास और आपको पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके आर और फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और पोलर फॉर्म को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज आपके पास पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर इस नोट्स में कंप्लीट नहीं है, नोट्स में हम लिखते हैं ऐसे आर की वैल्यू एंड फाई की वैल्यू आपके पास नोन है, तो आप फाइनली x और y चाहिए, क्योंकि पोलर रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है, x प्लस जे वाई। तो x की वैल्यू होगी आपके पास, अगर इस ट्रायंगल से ही देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी r cos फाई एंड y इज r sin फाई। ठीक है, इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, आप रेक्टेंगुलर से भी याद कर सकते हैं, और अब सपोज आपको इस फॉर्मूले से याद रखना है, जैसे मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला था, तो r ई रिश्ती पावर जे फाइव का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या होगा, कॉस फाइव प्लस जे साइन फाइव। तो क्या लिख सकते हैं, आर कॉस फाइव प्लस जे साइन फाइव। अब कैसे भी याद कर सकते हैं इसको, दिस इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज अ वैल्यू, सॉरी आर से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज अ वैल्यू ऑफ वाई, वाई एंड एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, पोलर टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू पोलर, रेक्टेंगुलर, कैसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज। ठीक है, अब जनरली कुछ ऑपरेशंस, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ ऑपरेशंस की बात करें, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा का इजी ऑपरेशन होते हैं इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये हम अभी एक्सप्रेशन करेंगे तो आपको क्लियर, रेक्टेंगुलर फॉर्म में थोड़ा इजी रहता है आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लास्ट नेक्स्ट इज दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म में इजी रहेगा आपके पास, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इजी रहेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और ये बाकी सारे जो ऑपरेशंस हम करते हैं जनरली, यहाँ तक अगर मैं डिनोट करूँ, ये हम जनरली करते हैं पोलर फॉर्म। और ये वाले एक्सप्रेशन, ये वाले आप नोटेशन आप किसी में भी कर सकते हैं, जनरली हम करते हैं रेक्टेंगुलर, पोलर और एक्सपोनेंशियल, सॉरी एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हैं यहाँ पे, और ये हम जनरली करते हैं रेक्टेंगुलर एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, क्लियर करते हैं आपको किस टाइप से हम ऑपरेशंस की क्या बात कर रहे हैं। सपोज हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं एडिशन, एडिशन ऑपरेशन की अगर बात करें, सपोज एक नंबर है आपके पास z1 इक्वल टू 2 प्लस 3j। ठीक है, तो जेड एंड z2 आपके पास नोन है सपोज 5 रूट 30 डिग्री। ठीक है,
तो आपको क्वेश्चन आया आपके पास z इक्वल टू Z1 प्लस Z2, तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए जो ये ऑपरेशन है हमारा इजी किस में पड़ेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो हम Z1 प्लस Z2 कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 3j प्लस 5 cos 30, सॉरी 5 एंगल 30 पोलर फॉर्म में मैंने ऐड कर दिया। अब फाइनली आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पार्ट को इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3j प्लस 5 cos 30 प्लस j 5 sin 30, अभी फॉर्मूला लिखवाया था हमने। तो फाइनली इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रियल पार्ट ऐड विद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऐड विद इमेजिनरी पार्ट। तो फाइनली आपके पास एक एडिशन ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, z। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं एडिशन। और सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन को भी इस टाइप से कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल और पोलर फॉर्म को जनरली हम कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, देन ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं, राइट। तो अब सपोज हम नेक्स्ट ऑपरेशन ट्राई करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में जनरली हम यूज करते हैं आपका पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं लेकिन जनरली हम ये यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो z इक्वल टू सपोज Z1 इक्वल टू आपके पास नोन है 2 + 3, मैं पोलर फॉर्म का डायरेक्ट बता देता हूँ पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। z इक्वल टू सपोज आपके पास गिवन है R1 ई एंगल थीटा 1, ठीक है, और Z2 आपके पास गिवन है R2 एंगल थीटा 2। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे z इक्वल टू Z1 इंटू Z2 की, तो आपके पास ओवरऑल मल्टीप्लाई आ जाएगी R1 एंगल थीटा 1 एंड R2 एंगल थीटा 2। ओवरऑल मल्टीप्लाई चेक करेंगे तो क्या होगा, R1 मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई हो जाएगी और फेज का एडिशन हो जाएगा, तो थीटा 1 प्लस थीटा। तो इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इजीली हम कर सकते हैं इन पोलर फॉर्म और इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक बार चेक कर लेते हैं। Z1 इक्वल टू सपोज लिखा है R1 ई रेज़ टू द पावर j थीटा 1 एंड Z2 इक्वल टू R2 ई रेज़ टू द पावर j थीटा 2, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, z इक्वल टू Z1 एंड Z2। तो आप मल्टीप्लाई करें आपने R1 ई रेज़ टू द पावर j थीटा 1 इंटू R2 ई रेज़ टू द पावर j थीटा 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे R1 और R2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी पावर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, j थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो सेम आंसर यही आ गया आपके पास, पोलर फॉर्म से भी यही आंसर आया था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी यही आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में क्या ऑपरेशन होगा, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसको। Z1 इक्वल टू R1 सपोज थीटा 1 गिवन है एंड Z2 इज R2 एंगल ऑफ थीटा 2 गिवन है। आपसे पूछा गया है Z इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, तो एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, R1 एंगल थीटा 1 अपॉन R2 एंगल थीटा 2। तो फाइनली आपके पास मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R1 बाई R2, और फेज क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। तो इस टाइप से हम डिवीजन करते हैं। अगर रेसिप्रोकल की बात आए, सपोज रेसिप्रोकल की हम बात करें, Z सपोज है Z1 अपॉन Z1, तो सिमिलरली आपके पास क्या लिखेंगे, 1 अपॉन R1 एंगल थीटा 1। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन R1 मैग्नीट्यूड हो गया और फेज माइनस ऑफ थीटा 1, ठीक है। तो इस टाइप से रेसिप्रोकल कर सकते हैं। स्क्वायर रूट की बात करते हैं। स्क्वायर रूट सपोज आपके पास गिवन है, सेम आपको कैलकुलेट करना है, z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Z1, ठीक है। तो Z1 आपको गिवन है, तो फाइनली अगर Z1 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ R1 फेज ऑफ थीटा थीटा। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ 2, बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, थीटा 1 R1 एंगल थीटा 1 रेज टू द पावर 1/2। तो अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, R1 रेज टू द पावर 1/2 और रूट R1 एंड एंगल इज थीटा 1, फेज इज बेसिकली फेज इज थीटा 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट इस टाइप से लेते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम
जैसे आप सपोज आपको x प्लस जे वाई अगर नोन है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, स्टार लिखा है तो क्या लिखेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस जे वाई। और अगर हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म भी लिखी थी हमने यहाँ पर, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है सपोज आपके पास लिखा है e रेज़ टू द पावर a जे ऑफ थीटा वन, इस टाइप से लिखा है, तो इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है तो हम क्या लिखेंगे, इसका रियल पार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट माइनस हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने बेसिकली वो ऑपरेशन करे, जैसे हमने आपको मल्टीप्लिकेशन में हमने आपको रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म यूज़ नहीं कर, सॉरी डिवीजन में हमने रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म यूज़ नहीं किया, रेसिप्रोकल में भी हमने रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म यूज़ नहीं किया, स्क्वायर रूट में भी हमने रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म यूज़ नहीं किया। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2 + 3j और 2 - 3j का मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द j इक्वल टू रूट ऑफ -1 एंड j स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों ऑपरेशंस में आपको इशू आएगा, तो इसलिए हम पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म, सॉरी पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ये ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? आरू? नो सर। ओके, ठीक है, तो अब हम स्विच करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशंस पे स्विच करते हैं बेसिकली। ये असाइनमेंट में आएंगे क्वेश्चन सारे, तो थोड़ा सा एक्टिव रहना। सॉरी, अभी फेजर में कैसे कन्वर्ट, साइनोसॉइड से फेजर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनली आपके पास दिस इज अ टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने बताया था अभी, cos ओमेगा टी प्लस फाइव टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है ये, दिस इज अ साइनोसॉइड्स। और अगर आप फेजर में से कन्वर्ट करते हैं तो आपने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड एंड दिस इज अ फेज एंगल ऑफ फेज, दिस इज अ फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन। अब एक थोड़ा की पॉइंट देख लेते हैं, ये आपको इवन कंप्लीट ये दोनों सब्जेक्ट में यूज होगा, किस टाइप से आपको नेटवर्क में भी यूज करते हैं, हर जगह पे हम यूज करते हैं जनरली। सपोज डिफरेंशिएटिंग अ साइनसॉइड्स एज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग इट्स करस्पॉन्डिंग फेजर बाय j ओमेगा। सपोज हमने क्या किया, एक साइनसॉइड्स में डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो अगर हम, जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास vt है और हम vt का कह रहे हैं, vt का जो हमारा फेजर है, अभी हमने ऊपर फेजर लिखा था, ये फेजर और vt भी लिखा था। सपोज vt का जो फेजर है वो v है, जैसे हमने डिनोट किया था v। ठीक है, vt दिस इज अ टाइम डोमेन में है और इस फेजर में लिखा है, फेजर में लिखना आ गया आपको टाइम डोमेन टू। अब सपोज मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इस vt का डिफरेंशिएशन कर दूंगा इन टाइम डोमेन, तो उसका फेजर में सिंपली j ओमेगा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dv/dt को का फेजर क्या हो जाएगा, फेजर मल्टी करस्पॉन्डिंग फेजर बाय j ओमेगा मल्टीप्लाइंग इट्स करस्पॉन्डिंग फेजर बाय, इसका फेजर क्या था v, हमने इससे मल्टीप्लाई क्या कर दी j ओमेगा। ठीक है, तो कहीं पर हम इसका यूज करेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली हम इंटीग्रल की बात करते हैं, जैसे हमने इंटीग्रल में देखा, इंटीग्रेटिंग अ साइनसॉइड्स इज इक्विवेलेंट टू डिवाइडिंग इट्स करस्पॉन्डिंग फेजर बाय j ओमेगा। सेम हम ये बोल रहे हैं, अगर सपोज vt का जो फेजर है वो v है, तो इंटीग्रेशन ऑफ vt dt का जो फेजर होगा वो v बाय j ओमेगा होगा। ठीक है, यही पॉइंट लिखा है यहाँ पर, डिवाइडिंग इट्स करस्पॉन्डिंग फेजर बाय j ओमेगा। ठीक है, तो ये इतना ही प्रॉपर्टी आपको क्लियर करनी थी फेजर्स में एंड साइनसॉइड्स में जनरल। अब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं सारे, किस टाइप से हम क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। आपको जब एक्चुअली क्या है, अभी हम एसी डोमेन्स में सारी थ्योरम्स रिपीट करेंगे, नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस एंड नेटवर्क, नॉर्टन, थेवेनिन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। जब आपको ये सब थ्योरम कंसेप्ट बेसिकली डीसी वाला ही कंसेप्ट लगेंगे, लेकिन जो आपके पास जो टर्म्स होंगी वो सब कॉम्प्लेक्स टर्म होंगी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको हैंडल करना आता होगा तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगी वो थ्योरम्स। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में पहले साइनसॉइड्स को क्लियर किया, फिर फेजर को क्लियर किया, और फिर कुछ फेजर्स के बेसिक ऑपरेशन हम क्लियर करते हैं। जैसे सपोज आपको मैंने अभी बताया था, जैसे ये आपके पास सपोज ये एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, तो ये आपको पोलर फॉर्म में गिवन है, दिस इज ऑल्सो पोलर फॉर्म। आपके पास ऑपरेशन क्या है, प्लस साइन,
तो मैंने आपको क्लियर किया था, पहले आप ऑपरेशन आपको प्लस करना है तो आपको सबसे पहले इन दोनों को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म में, रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर में करेंगे तो क्या होगा, 40 cos 50 डिग्री प्लस जे साइन 50 डिग्री, रिप्रेजेंट कर दिया हमने इस टर्म को। सिमिलरली हम नेक्स्ट टर्म को जैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस 20 cos माइनस ऑफ 30 डिग्री प्लस जे साइन 20 साइन माइनस ऑफ 30 डिग्री। इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, 1/2 रूट स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो आप आपके पास सिंपली ऐड कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड किया, इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से ऐड किया, तो आपके पास एक x प्लस जे वाई की फॉर्म में क्वांटिटी आ जाएगी, उसका आपको स्क्वायर रूट करना है। अब मैंने आपको क्लियर किया था कि स्क्वायर रूट हम जनरली किस में करते हैं, फेजर में। तो इसका अगर हम फेजर फॉर्म पोलर फॉर्म कैलकुलेट करेंगे, पोलर फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, तो पोलर फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, आर एंगल ऑफ थीटा रेज टू दी पावर 1/2। आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर इज द अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज अ tan इनवर्स y बाय एक्स। तो फाइनली आप ये एंगल कैलकुलेट करेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर एंगल थीटा बाय 2। तो आपके पास ये जो आंसर आएगा वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम बेसिक्स ऑपरेशंस करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था कि मल्टीप्लाई में हम जनरली रेक्टेंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं एंड मल्टीप्लाई डिवाइड में हम जनरली पोलर फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस टाइप से हमें करना है, किस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको सपोज इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास गिवन है 3 माइनस जे 5 कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट हम नॉर्मली हम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट ले लिया। अब हम मल्टीप्लाई दोनों की कर सकते हैं, तो हम नॉर्मली हमने मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। मैंने बोला था आपको रेक्टेंगुलर में इजी मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड में एक फॉर्म आ जाएगी x1 प्लस जे वाई वन की फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली अब आपको यहाँ पे एडिशन ये परफॉर्म करना है ऑपरेशन, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इससे ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा x2 प्लस जे वाई टू, इस फॉर्म में आ जाएगा। आपका आपको ऑपरेशन ओवरऑल ऑपरेशन करना है डिवाइड का, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी पोलर फॉर्म में, तो R2 एंगल ऑफ थीटा 2 एंड R1 एंगल ऑफ थीटा 1 इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फाइनली आपके पास जो सिंप्लीफाई होकर आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, R2 बाई R1, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा एंड फेज आएगा आपके पास थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये फेज आपके पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते थे इस एक्सप्रेशन को। तो ट्राई कर लीजिएगा, आंसर अगर नहीं आता है तो मैं डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस, ये भी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। स्विच करें हम, डाउट है बेटा किसी को, किसी को कोई डाउट है, स्विच करें, इन क्वेश्चन को स्विच कर दें। नील, यस सर। ठीक है, तो ये सारे जो डी तक क्वेश्चन है ये आपको कंप्लीट खुद से सॉल्व करने हैं, इनके आंसर लिखे हुए हैं, ये कंप्लीट सॉल्व एज ए असाइनमेंट भी मैं आपको देने वाला हूँ उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जैसे हमने साइनसॉइड से फ्रेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म दी साइनसॉइड्स टू फेजर। तो आपके पास ये साइनसॉइड की मैंने, तो साइनसॉइड्स हमने जनरली देखा था, हमने नोट किया था कॉस की टर्म में हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम अगर कॉस की टर्म में हमने रिप्रेजेंट किया इस साइनसॉइड्स को, और उसको मैग्नीट्यूड हम यहाँ लिख देते हैं और फेज आप इस पॉइंट पे लिख देते हैं, तो आप जनरली आप, तो ये आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास गिवन ही आपके पास कॉस की टर्म में है, तो हमने क्या लिख दिया, सिंपल मैग्नीट्यूड 6 एंड फेज इज माइनस 40 डिग्री। तो हमने नॉर्मली इसको साइनसॉइड्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फेजर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच होते हैं।
अभी तक हमने जितना पढ़ा है सबको कवर करते हुए चलेंगे। जैसे हमने v इक्वल टू लिखा है, आपके पास एक्सप्रेशन है -4 sin 30t प्लस 50 डिग्री। तो हम सपोज एक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक एक्सेस बना दिया। हमें पता है दिस इज अ cos ओमेगा टी, दिस वन इज अ माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी एंड दिस वन इज अ साइन ऑफ ओमेगा टी एक्सेस। ये हमने कर लिया था एलैबोरेट इसको ओमेगा टी। फाइनली मुझे v को अगर मैं रिप्रेजेंट करना है तो माइनस साइन वाले एक्सेस में मुझे 50 डिग्री कहाँ जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अराउंड यहाँ पर एक हमारा v को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद मैग्नीट्यूड ऑफ 4। ठीक है, तो अब मुझे इसको सबसे पहले फेजर में कन्वर्ट करना है, तो कॉस की वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कॉस की वेव फॉर्म में, ये एंगल कितना था हमारे पास 50 डिग्री क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर मैं कॉस की वेव फॉर्म में अकॉर्डिंग प्लॉट करूंगा तो ओवरऑल एंगल ये दिस इज अ 90, तो ओवरऑल एंगल क्या हो जाएगा 140 डिग्री। तो सेम v को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 4 कॉस, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 30t प्लस एंगल कितना 90 प्लस 50 इज 140 डिग्री। तो फाइनली अब मैं इसको फेजर में कन्वर्ट करूंगा। मैग्नीट्यूड को मैंने मैग्नीट्यूड से रिप्लेस किया एंड फेज को फेज से रिप्लेस किया। तो सिमिलरली ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास सिमिलर है, आपके पास माइनस कॉस 20t गिवन है। ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए जो हमने एक्सेस बताया और कॉस के टर्म में लिखिए और उसको साइनसॉइड्स में कन्वर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट इज अब सपोज आपके पास फेजर गिवन है, फेजर गिवन है। फेजर किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपके पास, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी, पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो तीनों हमने फॉर्म को इलेबोरेट कर लिया है। सपोज आपके पास फेजर गिवन है और आपको साइनसॉइड्स में कन्वर्ट करना है। फाइंड द साइनसॉइड रिप्रेजेंटेड बाय दीज फेजर। ठीक है, तो अब फेजर टू साइनसॉइड में स्विच हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा जनरली। अब इसका हमें फेजर हमें क्या करना है, हम जनरली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें आर कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आर कैलकुलेट करने के लिए आर का मैंने फॉर्मूला बताया था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो कितना 16 प्लस 9 25, तो 5 आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। एंड फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई इज टेन इनवर्स ऑफ -4/3 -4/-3। ठीक है, तो इससे आपका फाई कैलकुलेट हो जाएगा। तो फाई आप कैलकुलेट कीजिए, फाई कैलकुलेट कीजिए। आर आपके पास कैलकुलेट है तो आपके पास आईटी को क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली मैग्नीट्यूड आर है तो आर जो भी आएगा 5 और कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी से जनरली हमें फ्रिक्वेंसी अननोन है, इस केस में हमें फ्रिक्वेंसी अननोन है तो इसलिए हमने क्या लिखा ओमेगा टी। तो ओमेगा टी और जो भी एंगल आएगा प्लस 5 उसको हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, जो भी एंगल यहाँ कैलकुलेशन करके आएगा वहां से हम डिनोट कर देंगे। किसी को कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज J8 e रेज़ टू द पावर -j20 डिग्री। तो आपके पास अगर v गिवन है, एक j क्वांटिटी है और एक आपके पास, सपोज इसको पोलर फॉर्म में लिख सकता हूँ 8 मैग्नीट्यूड एंड एंगल -20 डिग्री, इस टाइप से लिख दिया। और मेरे पास एक j एंगल है, अगर मैं ये डिनोट करता हूँ, सपोज मैंने आपको बोला कि e रेज़ टू द पावर j थीटा, क्या लिखा था मैंने, कॉस ऑफ थीटा प्लस j साइन थीटा, राइट, ये लिखा था मैंने। अब सपोज मैं बोलता हूँ आपके पास अभी एक्चुअली 5 मिनट्स बाद क्या होगा, सेशन क्लोज हो जाएगा। हम 15 से 20 मिनट के लिए नेक्स्ट सेशन दोबारा से ज्वाइन करेंगे। आप इसी लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, 2-3 मिनट वेट करने के बाद मैं भी ज्वाइन कर लूँगा उसको। ठीक, अभी सेशन क्लोज होने वाला है, पॉपअप विंडो आ गया। ई रेज़ टू द पावर जे थीटा, ये आपको फॉर्मूला गिवन है। आपको सपोज जे लिखना है तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। अगर मैं जे 90 डिग्री की बात करूं, जे 90 डिग्री कितना होगा, जे 90 डिग्री इज कॉस 90 प्लस जे साइन 90 और मैग्नीट्यूड क्या लिखा है यहाँ पे 1, तभी तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया जे।
तो हम j को पोलर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 e⁻j 90 डिग्री। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है तो इसका पोलर फॉर्म क्या लिखेंगे, 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री। और नेक्स्ट क्या है आपके पास, 8 एंगल ऑफ -20 डिग्री। अब मल्टीप्लाई हमने करना देख लिया है तो मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 8 आ जाएगा, और फेज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाते हैं तो 90 -20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो फाइनली हमने इसको, अब हमें क्या करना, हमने कंप्लीट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और इससे हमें साइनसोइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। मैग्नीट्यूड को हमने यहाँ रिप्लेस किया एंड फेज को आपने यहाँ रिप्लेस किया। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज -25 + 40 डिग्री। ठीक है, तो माइनस बी इक्वल टू -25 40 डिग्री वी। ठीक है, सपोज अब इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है तो आपको यही क्लियर है, अभी हम इसको -1 इंटू 25 40 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि हमें आर एंगल 40 डिग्री का तो पता है लेकिन -1 का नहीं पता। सिमिलरली फिर हम यहाँ पर एंगल पर गए तो cos ऑफ थीटा प्लस जे साइन थीटा, अगर सपोज मैं e⁻j 180 डिग्री की बात करूं तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ 180 डिग्री प्लस जे साइन 180 डिग्री। ठीक है, तो जे साइन 180 डिग्री इज 0 और cos 180 डिग्री इज -1। तो फाइनली e⁻j 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, -1, और मैग्नीट्यूड क्या था यहाँ पर 1, तो हम -1 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 एंगल 180 डिग्री एंड नेक्स्ट 25 एंगल 40 डिग्री। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 25 इज 25 एंड एंगल इन एडिशन फॉर्म 180 + 40 इज 220 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली सेम हम पोलर फॉर्म को अगर साइनसॉइड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 25 + 220 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको अगर ये क्लियर हो कि ये नेक्स्ट को ये कैसे आया आंसर, क्योंकि ये दोनों सेम आंसर, ये भी पॉसिबल आंसर है और ये भी पॉसिबल आंसर है। तो अगर सपोज आप e⁻j 180 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो भी क्या आएगी, -1। तो यहाँ पर -180 भी होता तो आंसर सेम आता, तो -180 + 40 तो क्या हो जाता है वो -140 डिग्री। तो ये आंसर भी आपके पास सही है। ठीक है, तो वो आंसर दोनों ही सही है इसमें केस में। नील आवाज आ रही है बेटा, क्लियर है अब तक? यस सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन को थोड़ा क्लोज कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं 2 मिनट में आपको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, आप अकाउंट लीव कर दीजिए।